दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल हाई टारगेट में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th गणित का कुछ VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों सभी प्रश्न NCERT पैटर्न पर आधारित है, तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों अगर आप लोग भी बोर्ड एग्जाम में 400 से ज़्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो हम जितना भी वीडियो गणित का अपलोड करेंगे उसको आप लोग देख लीजिए। दोस्तों हम बेसिक से आपको सिखाएंगे, यानी कि वैसे स्टूडेंट जो मैथ में कमज़ोर हैं उनको भी जो मैथ बताएंगे वो समझ में आसानी से आ जाएगा। यानी कि पूरे आसान तरीका से आपको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये सब प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप लोग सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से देखिए और बनाना सीख लीजिए कि इसको किस तरह से बनाया जाता है। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न कहता है कि सबसे न्यूनतम संख्या जिसमें √27 को गुणा करने पर एक प्राकृत संख्या प्राप्त होगी। यानी कि बताना है कि वह न्यूनतम संख्या क्या होगा जिसमें हम लोग अगर √27 को गुना करेंगे तो वह एक प्राकृत संख्या प्राप्त होता है। अब देखिए प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, तो देखिए जो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इस तरह से जितने भी संख्या होगा उसको हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर वही प्रश्न पूछा गया है कि √27 में हम न्यूनतम कौन सा संख्या गुना करेंगे कि जो इसका जो गुणनफल आएगा वो एक प्राकृतिक संख्या होगा। तो देखिए इसको हम लोग ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। देखिए सबसे छोटा संख्या कौन है, तो इसमें √3 है। अब देखिए √3 को √27 से गुना करते हैं, तो देखिए यहाँ पर √27 को हम लोग √3 से गुना करते हैं। अब देखिए क्या होगा, रूट और 27 तिहाई 81, यानी कि √81 हो गया। और √81 का वैल्यू कितना होगा, तो 9 होगा। यानी कि 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का वर्गमूल कितना होता है, 81 होता है। यानी कि हमारा उत्तर क्या आ गया, 9 आ गया। और 9 कैसी संख्या है, तो यह एक प्राकृतिक संख्या है। और बाकी सब को गुना करके देख लीजिएगा, प्राकृतिक संख्या किसी में भी प्राप्त नहीं होगा। आप लोग गुना करके देख लीजिए। इसलिए इसका जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, √3। चलिए उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए कहता है कि √7 एक संख्या है। दोस्तों √7 एक कैसी संख्या है, तो √7 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए आपको प्रश्न इस तरह से अगर पूछते बताइए कि 2 + √3 ये कैसी संख्या है, तो ये भी हो जाएगी अपरिमेय संख्या। उसके बाद आपको पूछ दिया कि √3 + √3। अब देखिए ये कैसी संख्या है, तो ये भी अपरिमेय संख्या। कैसे, तो देखिए √3 + √3 करेंगे तो क्या आएगा, 2√3 आएगा। इस तरह से आप लोग सॉल्व करके देख लीजिए कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। अगर कोई संख्या को हम लोग अगर p/q के रूप में लिखते हैं और जहां पर q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो वैसी संख्या को हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। तो ये कैसी संख्या है, अपरिमेय है। चलिए उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए कहता है कि बहुपद 4x² - 3 के शून्यक होंगे। दोस्तों 4x² - 3 के शून्यक कौन होगा, यही आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए आपको दिया हुआ है क्या चीज़, 4x² - 3। तो यहाँ पर हम देखिए लिख लेते हैं 4x² और -3, और इतना बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम 0 लिख देंगे। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए सीधे इसको 4x² बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए 3 इस तरफ क्या है, माइनस में है, तो उस तरफ जाकर के क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब देखिए 4 इस तरफ गुना में है तो उस तरफ जाकर के हो जाएगा भाग में। यानी कि इसको लिख सकते हैं x² बराबर 3/4। क्या लिख सकते हैं, x² बराबर 3/4 लिख सकते हैं। अब देखिए x का जो वैल्यू आएगा वो क्या जाएगा, प्लस माइनस क्या जाएगा, प्लस माइनस √3/4, प्लस माइनस √3/4 हो जाएगा। देखिए इस तरह से आएगा। अब देखिए इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक बार प्लस आएगा, क्या चीज, √3/2 हो जाएगा, और एक बार माइनस में आएगा √3/2।
अब देखिए कहाँ पे है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी, देखिए ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है, -√3/2 और एक बार +√3/2, यानी कि हमारा उत्तर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छी तरह से बना लीजिए। चलिए उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए चौथा प्रश्न कहता है कि यदि बहुपद px बराबर x² + 7x + 10 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें आपको क्या करना है, फॉर्मूले का अप्लाई करना है और फॉर्मूला आपको याद रखना है। देखिए आपको बहुपद दिया हुआ है x² + 7x + 10। अब देखिए इसमें a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू इसमें कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, कुछ नहीं x के साथ, तो कुछ नहीं तो 1 है। उसके बाद देखिए b का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो b का वैल्यू आपको दिया हुआ है 7, और c का वैल्यू कितना है, तो c का वैल्यू आपको दिया हुआ है 10। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपको बताना है, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। क्या होता है, -b/a। अब देखिए माइनस और b के जो बराबर कितना है, 7 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 7, और a की जगह पर कितना है, 10 है, सॉरी a की जगह पर कितना है, 1 है, यानी कि -7/1 आ गया। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -7 लिख सकते हैं, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए पांचवा क्वेश्चन में। देखिए उसी तरह का प्रश्न है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए कहता है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद x² - x + 4 के शून्यक हो तो अल्फा² + बीटा² का मान होगा। अब देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए उसी प्रकार से सबसे पहले हम लोग a b c का मान निकालेंगे। देखिए a बराबर कितना है, तो a बराबर 1 है, उसमें b बराबर कितना है, तो b बराबर हो गया -1। क्या है, b बराबर हो गया -1, और c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू 4 है। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है, -b/a होता है। तो माइनस और b की जगह पर कितना है, -1 है, तो यहाँ पर -1 कर दिए, और a की जगह पर कितना 1 है, यानी कि कितना गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 1/1 कितना हो गया, 1 हो गया, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना गया, 1। अब देखिए इसमें निकालना है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है, c/a, तो c का वैल्यू कितना है, तो c का वैल्यू 4 है, और a का वैल्यू कितना है, 1 है, यानी कि इतना बराबर कितना गया, 4। अब देखिए पूछा गया है अल्फा प्लस बीटा के सॉरी अल्फा² + बीटा² बराबर। तो देखिए आप लोग एक फॉर्मूला जानते होंगे, देखिए a + b का होल स्क्वायर, तो a + b के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a + b के होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² और +2ab, या फिर a² + 2ab + b², इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब देखिए अगर 2ab का वैल्यू, अब देखिए अल्फा प्लस सॉरी a² + b² का वैल्यू निकालना रहेगा, तो कैसे निकालेंगे, तो a² और प्लस b² बराबर क्या होगा, तो हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर और माइनस हो जाएगा क्या चीज़, 2ab। तो देखिए वही फार्मूला इसमें अप्लाई करना है। तो यहाँ पर क्या है, अल्फा² + बीटा² है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर अल्फा² और प्लस बीटा² है, तो अल्फा² + बीटा² बराबर क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, 1 है, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, माइनस उसके बाद 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा कितना है, 4 है, तो यहाँ पर 4 करेंगे गुना में, तो गुना हम लोग देंगे 4। अब देखिए 1 - 4 दूना 8, तो 1 - 8 करेंगे कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा, यानी कि अल्फा² + बीटा² का वैल्यू कितना आ गया, -7 आ गया, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए छठा क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए कहता है कि निम्न में से कौन x - 3y = 0 तथा 2x + 4y = 10 का हल है। दोस्तों इसको आपको हल निकालना है, तो देखिए हल निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको हम लोग विलोपन विधि से इसका हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर x का वैल्यू इसमें बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 2 से गुना कर देंगे, तो इसको हम लोग 2x - 6y = 0, 0 में 2 से गुना करेंगे 0 आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, 2x +
4y बराबर कितना है 10 है। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर साइन चेंज करेंगे तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस से जो माइनस में हो जाएगा, माइनस से जो प्लस में हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों क्या हो गया कैंसिल हो गया। उसके बाद देखिए -6y और -4y कितना हो गया -10y हो गया। -10y बराबर कितना हो गया -10। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 10 से 10 कैंसिल हो गया। y बराबर कितना बच गया, y बराबर आ गया आपका 1। तो जब y बराबर 1 आ गया तो y का वैल्यू हम इस समीकरण में रख देंगे। तो देखिए x माइनस 3y है, 3y है तो यहाँ पर y में गुना करेंगे 1 से तो 3 और बराबर 0, मतलब कि x का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। तो x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 1, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए 7वां क्वेश्चन में। देखिए कहता है कि यदि द्विघात समीकरण देखिए cx² माइनस bx प्लस a बराबर 0 का विवेचक शून्य है तो कहता है कि मूल b का मान होगा, यानी कि समान मूल b का मान होगा। तो आप लोग जानते हैं कि जब d का वैल्यू 0 आ जाता है, d का वैल्यू 0 आ जाता है तो उसका जो मूल होता है वो समान होता है, यानी कि जितना वैल्यू अल्फा का होगा उतना ही वैल्यू बीटा का होगा, जितना वैल्यू अल्फा का होगा उतना वैल्यू बीटा का होगा। तो इसमें आपको बीटा का वैल्यू निकालना है, यानी कि एक मूल का इसमें आपको मान निकालना है। तो देखिए इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आपको पता होगा कि सबसे पहले हम लोग इसमें d का वैल्यू निकालेंगे, सॉरी d का वैल्यू नहीं, इसमें हम लोग अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए d बराबर तो पता है कि 0 है। तो देखिए सबसे पहले हम अल्फा और प्लस बीटा का वैल्यू निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालते हैं तो क्या होता है -b/a होता है। तो माइनस यहाँ पर दिया हुआ है पहले से और b का वैल्यू कितना है -b है, यानी कि -b लिख दिए, -b और बटा a कितना है, और एक जगह पर क्या है c है तो यहाँ पर c लिख दिए। अब देखिए कह रहा है कि मूल समान है, यानी कि अल्फा है जो बीटा के बराबर है, तो हम लोग अल्फा को हम लोग बीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 बीटा हो जाएगा, 2 बीटा हो गया। समझ रहे हैं, अल्फा है जो बीटा के बराबर है, यानी कि मूल है वो क्या है समान है। तो यहाँ पर अल्फा को भी हम लोग बीटा लिख सकते हैं, यानी कि बीटा प्लस बीटा कितना हो गया 2 बीटा, 2 बीटा बराबर कितना हो गया, यहाँ पर b/c हो गया, b बटा क्या हो गया c हो गया। अब देखिए बीटा का वैल्यू कितना आ गया, तो बीटा का वैल्यू आ जाएगा b/2c, क्या हो गया b बराबर b/2c हो गया, यानी कि 2 इस तरफ गुना में है तो उस तरफ जाकर हो जाएगा भागा में। तो हमारा आंसर क्या आ गया b/2c, यानी कि बीटा का वैल्यू कितना आ गया b/2c और इतना ही वैल्यू अल्फा का आएगा। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद आते हैं 8वां प्रश्न में। देखिए ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, लगातार बहुत साल से पूछा गया है, तो इसको आप लोग समझ लीजिए। देखिए कहता है कि √2, √8, √18, √32 इस तरह से कह रहा है कि सार्वंतर है, यानी कि इसका सार्वंतर निकालना है। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए सार्वंतर निकालने के लिए क्या करते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी कि सार्वंतर को हम यहाँ से अगर d से लिखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा √8 माइनस कितना हो जाएगा √2, √8 माइनस √2। अब देखिए √8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। देखिए 2 उस तरह बाहर में अगर अंदर जाएगा तो 4 हो जाएगा और 4 दूना 8 हो गया, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं और यहाँ पर हो जाएगा √2। अब देखिए 2 में 1 √2 घट जाएगा, कितना बच जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा सिर्फ √2, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा √2। चलिए उसके बाद आइए 9वां क्वेश्चन में। देखिए 9वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है कि किसी समांतर श्रेणी यानी कि कोई भी एपी का प्रथम पद -2 है, यानी कि ए कितना है -2 है, और कहता है कि सार्वंतर यानी कि डी कितना है, डी का वैल्यू 2 है। तो कह रहा है कि इसका तीसरा पद निकालना है। दोस्तों इसका तीसरा पद यानी कि T3 या फिर इसी को A3 भी कह सकते हैं, A3 का वैल्यू आपको निकालना है। तो देखिए इसके लिए हम कैसे फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। Tn बराबर क्या होता है, Tn बराबर होता है A प्लस n-1 और इंटू क्या होता है n+1 इंटू क्या होता है D होता है। अब देखिए A का वैल्यू कितना है, तो A का वैल्यू है -2, तो A का वैल्यू -2 यहाँ पर लिख दिए और प्लस यहाँ पर n-1 होता है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आप लोग इसको सुधार लीजिए। फार्मूला को क्या होता है
माइनस में होता है, यानी कि n माइनस 1 इंटू डी। तो कैमा पद निकालना है, तीसरा पद निकालना है। तो तीसरा पद निकालना है तो क्या करेंगे, तो 3 माइनस से कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 और डी का वैल्यू कितना है, 2 है। डी का वैल्यू कितना है, 2 है। तो 2 दूना कितना हुआ, 4, और 4 में से 2 गया तो कितना बचा, 2 बचा, यानी कि इसका तीसरा पद कितना आ गया, 2 आ गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको वीडियो कैसा लग रहा है, आपको मैथ समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए, क्योंकि अगला वीडियो और भी आसान तरीका से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए उसके बाद आइए 10वां क्वेश्चन में। देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से कहता है कि √2 किसके बराबर है। दोस्तों √2 है वो किसके बराबर है, तो देखिए आपको दिया हुआ है कितना, साइन 60 डिग्री, उसके बाद साइन 45 डिग्री, साइन 30 डिग्री और साइन 1/45 डिग्री। तो देखिए आप लोग जानते हैं कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2। साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2। तो यहाँ पर 1/साइन 45 है, यानी कि इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो √2 किसके बराबर हुआ, √2 हो गया वो साइन, यहाँ पर डी के बराबर हो गया, यानी कि 1/साइन 45 डिग्री के बराबर हो गया। दोस्तों अगर आप लोग को मान सभी का पता है तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि कॉट थीटा बराबर 1/√3 तो थीटा का मान है। दोस्तों कॉट थीटा बराबर 1/√3, तो थीटा का मान आपको पूछा गया है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि कॉट 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कॉट 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1/√3 होता है, यानी कि थीटा का मान कितना होगा, 60 डिग्री होगा। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए 12 नंबर सवाल में। देखिए 12वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए। देखिए कहता है कि यदि कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री बराबर कहता है कि x इंटू कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री, तो x का वैल्यू आपको पूछा गया है। तो देखिए इसमें हम लोग सिंपली क्या करना है, मान पुट कर देना है। जैसे cos 45 का वैल्यू कितना होता है, तो cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2, और इसका हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद देखिए माइनस है। अब देखिए cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो √3/2 होता है। क्या होता है, √3/2 होता है। तो इसका भी हम सिंपली स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए बराबर में x इंटू, अब देखिए cos 45 का वैल्यू कितना होता है, तो cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2, और sin 45 का वैल्यू भी होता है 1/√2। अब देखिए इसको सिंपल कर देंगे। देखिए 1/2 हो गया, उसके बाद माइनस यहाँ पर 3 कितना हो गया, 4 हो गया, क्योंकि 2 पर अंडर रूट नहीं है इसलिए स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 4 होगा। अब देखिए बराबर में क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा, क्योंकि देखिए √2 गुना √2 करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस तरफ एलसीएम लेंगे। तो देखिए इसको अगर एलसीएम में रखेंगे तो 2 दूना 4 और माइनस कितना हो गया, 3 हो गया, बराबर x/2। अब देखिए इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे, भागा में क्योंकि, तो 2 दूना 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2x बराबर कितना हो गया, 2 में से 3 गया तो कितना हो गया, -1 हो गया, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया, तो -1/2 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू हो गया -1/2, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, 13वां क्वेश्चन। देखिए इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पर क्या प्रश्न दिया गया है कि tan स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा का मान क्या है। देखिए इसका आपको मान निकालना है। तो दोस्तों आप लोग फार्मूला क्या जानते हैं, आप लोग फार्मूला जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो अगर एक माइनस को हम अगर कॉमन लेंगे, अगर हम लोग माइनस को कॉमन लेंगे, देखिए इस तरफ से अगर माइनस कॉमन ले लिए तो माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस tan स्क्वायर थीटा, और बराबर क्या हो गया, इस तरफ तो 1 है, यह है। अगर माइनस को इस तरफ ले जाएंगे तो इस तरफ क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस
हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा -1 होगा, क्योंकि उल्टा है तो इसमें माइनस हम लोग कॉमन लेंगे तो बच जाएगा कितना -1, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अगर सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा रहता तो इसका वैल्यू कितना होता 1 होता, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू हो जाएगा सी में, यानी कि -1। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन, कहता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होगा। दोस्तों ये सिंपली आपको फॉर्मूला पूछा गया है, तो इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है 1, तो इसको आप लोग माइंड में सेट कर लीजिए। चलिए उसके बाद देखिए खतरनाक क्वेश्चन आ गया, इसको देखिए कैसे आसान तरीके से बनाना है। तो देखिए पूछा गया कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर है। दोस्तों ऐसे तो इसका मान डायरेक्टली लोग स्टूडेंट जो बहुत तेज स्टूडेंट होते हैं इसका मान याद कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा होगा। आप देखिए कैसे होगा, आपको हम सिंपल करके बताते हैं। तो देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और 1 प्लस tan को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए दोनों को उल्टा करेंगे, तो दोनों को उल्टा करेंगे तो देखिए आप लोग जानते हैं कि 1 बटा साइन थीटा, 1 बटा साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। आप लोग जानते हैं कॉसेक थीटा होता है। तो यहाँ पर कॉसेक थीटा को यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़, यहाँ पर देखिए ऊपर कॉसेक है तो नीचे आके क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, और नीचे सेक है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, यानी कि यह कॉस स्क्वायर थीटा और बटा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं। और आप लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि कॉस थीटा बटा साइन थीटा, कॉस थीटा बराबर साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो यहाँ पर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, अगर दोनों पर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि हमारा वैल्यू कितना आ गया, ऑप्शन सी हो गया। इसको आप लोग एक बार सिंपल से समझ लीजिए अपने से खुद से। चलिए उसके बाद देखिए 16 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है, कहता है कि 4 इंटू साइन 18 डिग्री इंटू सेक 72 डिग्री। तो देखिए इस तरह के प्रश्न जब आपको पूछे जाएंगे ना, तो इसको देखिए कैसे बनाना है। इसमें देखिए दोनों गुना में है और आप 18 डिग्री का मान नहीं जानते हैं और ना ही 72 डिग्री का मान जानते हैं। और दोस्तों 10th क्लास में आपको सिर्फ 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 0 डिग्री इतना ही का मान पढ़ना है। अगर 18 डिग्री दे दे मतलब कि आपको इसको चेंज करना है। तो देखिए इसको हम लोग चेंज करके कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर 4 है और इंटू है, उसके बाद देखिए साइन 18 डिग्री, तो इसको हम लोग लिख देंगे साइन 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री यहाँ पर लिख दिए। अब देखिए सेक 72 है, तो सेक है तो इसको हम लोग कॉसेक 18 डिग्री चेंज करके कर देंगे, कॉसेक 18 डिग्री, क्योंकि दोस्तों देखिए कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो यहाँ पर हम लोग इसको चेंज करके कॉसेक 18 डिग्री और साइन इंटू कॉसेक बराबर आप लोग जानते हैं कि 1 होता है, तो 4 गुना 1 बराबर कितना आ गया, 4 आ गया, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन ये हो गया। अब देखिए इस तरह के प्रश्न जब आपको पूछे जाएंगे तो कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सीधे देखिए 2 गुना में है यानी कि इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक करके चेंज करके, और जो आगे में है सिर्फ उसी का वैल्यू बचेगा, तो उसमें 1 से गुना करेंगे तो उसी का वैल्यू आ जाएगा, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो गया, 4 आ गया। तो इस तरह के प्रश्न जब आपको पूछे जाएंगे तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन करके इसका उत्तर जल्द से बता देना है, क्योंकि सिर्फ 1 ही मार्क्स मिलेगा। जितना टाइम भी इसमें दीजिएगा आपको 2 मार्क्स मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है तो आपको 1 ही मार्क्स मिलेगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि टाइम कैसे बचेगा। उसके बाद आइए 17 नंबर सवाल में, देखिए हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। देखिए सिंपल तरीका से आपको इसको समझाते हैं। देखिए कहता है कि यदि एक मीनार के पाद बिंदु से कहता है कि 100 मीटर की दूरी से इसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई है। यानी कि देखिए मान लीजिए कि ये कोई मीनार है और यहाँ पर कोई पॉइंट है, यानी कि मीनार का जो पाद बिंदु है यहाँ से कोई पॉइंट है और इसका जो शिखर का उन्नयन कोण बन रहा है वो कितना डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। तो मान लीजिए कि ए बी एक मीनार है, ए बी एक मीनार है और सी पॉइंट है जहाँ से इसका उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री बन रहा है।
और देखिए कहता है कि कितना दूर पर है, 100 मीटर की दूर पर है। ये बिंदु है वो 100 मीटर की दूरी, यानी कि BC का वैल्यू है वो कितना है, 100 मीटर है। अब आपको मीनार की ऊंचाई निकालना है, यानी कि AB का वैल्यू निकालना है। तो दोस्तों इसमें देखिए थीटा के सामने क्या होता है, थीटा के सामने होता है लंब, यानी कि ये हो गया P, और थीटा के और उसके बाद कर्ण तो जानते होंगे कि बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं, और बाकी इसके बाद कौन बच गया, आधार बच गया। और आप लोग जानते हैं कि इसमें हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, P और B है, यानी कि हम इसमें tan थीटा अप्लाई करेंगे। तो देखिए इसमें आपको tan 60 डिग्री बराबर लिखेंगे। tan 60 डिग्री बराबर क्या आता है, P बटा B लिखेंगे, यानी कि P का वैल्यू हम लोग AB लिख लेते हैं, AB, और उसके बाद BC का वैल्यू कितना है, 100 है, BC का वैल्यू 100 है। और tan 60 डिग्री का वैल्यू आप लोग जानते हैं क्या होता है, tan 60 का वैल्यू होता है √3 होता है, √3। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √3 बराबर यहाँ पर क्या हो गया, AB, और बटा में क्या है, 100, AB 100 है। अब AB का वैल्यू निकालेंगे तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो AB बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर हो जाएगा 100√3, क्या हो गया, 100√3 हो गया, यानी कि हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा, 100√3 मीटर। चलिए उसके बाद आइए 18 नंबर क्वेश्चन भी उसी प्रकार से है, लेकिन इसमें कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। देखिए कहता है कि 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी के एक बिंदु पर अवनमन कोण बन रहा है कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो कहता है कि बिंदु की मीनार के आधार से दूरी है, यानी कि देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर एक मीनार है, ये मीनार है A और B मीनार है। कहता है कि पृथ्वी के एक बिंदु पर इसका अवनमन कोण है वो 30 डिग्री बन रहा है, यानी कि मान लीजिए कि पृथ्वी का ये बिंदु है, यहाँ पर इसका जो अवनमन कोण बन रहा है वो कितना डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। और मीनार का आपको ऊंचाई दिया गया है कितना, 10 मीटर। मीनार का ऊंचाई आपको कितना मीटर दिया गया, 10 मीटर। मान लीजिए कि यहाँ पर C पॉइंट है, और ये अवनमन कोण, मतलब कि देखिए अवनमन कोण कहाँ बनेगा, देखिए यहाँ पर से अवनमन कोण बनेगा ये वाला, ये अवनमन कोण है 30 डिग्री। तो ये कोण 30 डिग्री है, तो ये कोण भी कितना होगा, 30 डिग्री ही होगा, ठीक है। इसमें भी हम लोग tan 30 डिग्री का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है, तो tan 30 डिग्री होता है 1/√3, और बराबर में क्या होगा, P/B, यानी कि 10, और बटा यहाँ पर ये BC इसको ले लेते हैं, BC। अब देखिए BC बराबर क्या हो गया, BC बराबर हो गया 10√3, यानी कि जो पॉइंट से मीनार के पाद बिंदु का जो दूरी है वो कितना है, 10√3 मीटर है, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए 19वां क्वेश्चन। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट गलत कर देते हैं। देखिए कैसे गलत करते हैं, आपको हम इसको फिगर से समझाएंगे। देखिए कहता है कि बिंदु 5, -2 के x अक्ष से दूरी है। दोस्तों x अक्ष से दूरी पूछा गया है, तो देखिए x अक्ष से दूरी पूछा गया है, तो हमारा आंसर क्या होगा, -2 होगा। क्या होगा, -2, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। अब देखिए इसको कैसे समझना है, देखिए एक बार समझ लीजिए कि कैसे -2 हुआ। तो मान लीजिए कि ये हमारा ग्राफ पेपर है, ये ग्राफ पेपर हो गया। ये देखिए 1 पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट हो गया, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, इस तरह से ग्राफ पेपर पर देखिए इस तरह से पॉइंट दिया हुआ रहता है। समझने के लिए थोड़ा सा आपको बता देते हैं। इस तरह देखिए माइनस में होगा, इस तरह भी माइनस में होगा। मान लीजिए कि x का ग्राफ है और ये किसका है, y का है। ये हो जाएगा y डैश और ये हो जाएगा x डैश। अब देखिए ये पॉइंट 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। तो इसको इस पॉइंट को हमको दर्शाना है, यानी कि x बराबर 5 है। तो x बराबर 5 कहाँ पे आएगा, देखिए x बराबर 5 इस सामने आएगा और y बराबर क्या है, -2 है, यानी कि y बराबर -2। इस तरह से अगर हम लोग मिलाएंगे तो ये पॉइंट कहाँ पे बनेगा, ये पॉइंट देखिए यहाँ पे बन गया। अब कहता है ये पॉइंट देखिए कौन है, 5, -2 ये पॉइंट है। ये पॉइंट को समझिए। अब देखिए कहता है कि x अक्ष से दूरी, तो यहाँ से देखिए x अक्ष ये हो गया। इसको देखिए थोड़ा सा दूसरा कलर से आपको समझाते हैं। देखिए ये हो गया x अक्ष, तो x अक्ष से यहाँ तक जो दूरी होगा वो कितना होगा, -2 ही यूनिट होगा, यानी कि -2 यूनिट होगा। यहाँ पर x अक्ष से दूरी पूछा गया है तो कितना होगा, -2 यूनिट। अगर y अक्ष से दूरी पूछता तो कितना हो जाता, 5 यूनिट हो जाता है। यानी y अक्ष से दूरी पूछेगा तो 5 यूनिट, x अक्ष से दूरी पूछेगा तो -2 यूनिट। देखिए इसको डायरेक्टली कैसे समझना है, अगर x अक्ष से दूरी पूछा तो जो y का मान होगा वो होगा, और अगर y अक्ष से दूरी पूछा जो x का मान होगा वो होगा। इसको आप लोग इस तरह से समझ लीजिए। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा।
चलिए उसके बाद देखिए 20वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि बिंदु -5,3 किस चतुर्थांश में स्थित है। दोस्तों किस चतुर्थांश में स्थित है, तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए अगर अभी तक आप इस प्रश्न में कंफ्यूज हैं तो बता देते हैं। देखिए इस तरह से कोऑर्डिनेट होता है, ये हो गया पहला चतुर्थांश, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा और ये हो गया चौथा। मान लीजिए कि ये y है, ये x है, तो ये x डैश होगा और ये y डैश होगा। अब देखिए इस तरफ देखिए x क्या होता है, प्लस में होता है। इस तरफ x हो गया प्लस में और y भी क्या होता है, प्लस में होता है, यानी कि दोनों प्लस प्लस है। अब देखिए नीचे आइए, तो नीचे देखिए y का मान क्या है, माइनस में है और x का मान क्या है, प्लस में। तो यहाँ पर x प्लस होता है और y क्या होता है, माइनस होता है। दूसरा में हो गया। तीसरा में देखिए ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में, यानी कि दोनों होता है वो माइनस में होता है। अब चौथा में देखिए, तो चौथा में देखिए x माइनस में है लेकिन y क्या है, प्लस में है, तो y हो गया यहाँ पर प्लस में। अब देखिए यहाँ पर दोनों माइनस में है, यानी कि यह कौन चतुर्थांश में है, तृतीय चतुर्थांश में है, यानी कि हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम अगला प्रश्न बढ़ते हैं। देखिए 23वां क्वेश्चन कहता है कि बिंदु ए बी तथा -a -b के बीच की दूरी है। तो दोस्तों बीच की दूरी आप लोग जानते हैं कि कैसे निकालना है, a1 - a2 प्लस b2 का होल स्क्वायर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर रूट अंडर करेंगे, रूट अंडर। तो देखिए a1 - a2 यानी कि दोनों में a घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों -2a हो जाएगा और -2a का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो गया। और प्लस उसी तरह से 2b हो जाएगा और 2b का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4b स्क्वायर, 4b स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पर 4 को बाहर निकाल देंगे, तो 4 को बाहर निकालेंगे तो 2 ही बाहर निकलेगा क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4 और होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन सी होगा, 2 × a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चलिए उसके बाद आइए 22वां क्वेश्चन में। देखिए काफी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कहता है कि आकृति में DE समांतर BC। दोस्तों जो DE है वो BC के समांतर है। अब कहता है कि AD बराबर 4, यानी कि AD है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर है, BD कितना है, 6 सेंटीमीटर है, उसके AE कितना है, 5 सेंटीमीटर है और EC का वैल्यू पूछा गया, यानी कि EC का वैल्यू x है। मान लीजिए कि इसका वैल्यू निकालना है। तो आप लोग जानते हैं कि दोस्तों थेल्स प्रमेय में क्या होता है कि जब किसी त्रिभुज में आधार के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो इसका जो अनुपात होता है वो समान होता है, यानी कि इसको हम लोग सीधे कह सकते हैं कि थेल्स प्रमेय के अनुसार AD बटा DB बराबर AE बटा EC होता है। क्या होता है, AE बटा EC। अब AD और इसका वैल्यू कितना है, सबका वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ पर 4/6 बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो AE का वैल्यू कितना है, 5 और बटा यहाँ पर x। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो x बराबर हो जाएगा 6×5 = 30 हो गया और बटा कितना हो गया, 6×5 = 30/4, यानी कि 15/2 यानी कि हो जाएगा 7.5, यानी कि 7.5 क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए उसके बाद हम लोग 23वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 23वां क्वेश्चन कहता है कि यदि L समांतर M, यानी कि कोई रेखा है, ये है जो L है और ये M है, ये दोनों समांतर है, तब कहता है कि x का मान होगा। दोस्तों इसमें आपको x का वैल्यू निकालना है। तो देखिए जब इस तरह से कोई दो समांतर रेखा है और उसको तीसरी रेखा इस तरह से काटता है तो इसका जो एकांतर कोण होगा वो क्या होगा, आपस में बराबर होगा, यानी कि ये कोण और ये कोण जो होगा वो आपस में बराबर होगा। यानी कि देखिए यहाँ पर कितना है, 3x और -20, ये किसके बराबर हो जाएगा, 20 डिग्री है, और ये हो जाएगा बराबर कितना, 2x + 10 डिग्री के बराबर। अब देखिए x को इस तरफ लाएंगे तो इस तरफ माइनस में होगा, यानी कि 3x - 2x कितना बच गया, x हो गया, और 20 इस तरफ माइनस में होगा, उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तब 20 + 10 कितना हो गया, 30 हो गया और डिग्री हो गया, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन था, इस तरह के सवाल को आप लोग आसानी से सॉल्व कीजिएगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 24वां क्वेश्चन बायां हाथ का सवाल है, इसको आप लोग बायां हाथ से भी बना सकते हैं। देखिए कहता है कि बिंदुओं P बिंदु कौन है, तो -2, -60 और Q कहता है कि -100,
-4 को मिलाने वाली रेखा खंड का मध्य बिंदु है। यानी कि ये पॉइंट यहाँ पे है और ये पॉइंट यहाँ है और दोनों को जो पॉइंट मिला रहा है इसका मध्य बिंदु निकालना है। तो दोस्तों मध्य बिंदु निकालने के लिए क्या करेंगे, ये और ये दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे और इसको जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे। यानी कि देखिए -6 और प्लस -2 करेंगे तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसको 2 से भाग दे दिए और कॉमा उसका देखिए -4 है, -4 इसमें जोड़ेंगे कितना -8 तो यहाँ पर -8 ही रह जाएगा क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है और यहाँ पर 2 से भागा देते तो 6 और 2 कितना हो गया 8/2 कितना हो गया -4 हो गया और 8 4 12 और 12/2 करेंगे तो कितना हो गया -6 आ गया। यानी कि -4 और -6 हमारा सही आंसर हुआ, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद आइए 25वां क्वेश्चन में। देखिए 25वां क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कहता है कि यदि त्रिभुज ABC एवं DEF में, दोस्तों 2 त्रिभुज का बात यहाँ पर किया जा रहा है। एक त्रिभुज ABC है और दूसरा त्रिभुज DEF है। इसमें कहता है कि कोण A 50 डिग्री है, कोण B 70 डिग्री है, कोण C 60 डिग्री है और उसके बाद देखिए कोण D 60 डिग्री है, कोण E 70 डिग्री है और कोण F 50 डिग्री है। मतलब कि इसमें पूरा डेटा आप एनालिसिस कीजिएगा तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो कोण A है, कोण A कितना है 50 डिग्री है और कोण F के बराबर है, कोण F के बराबर है। दूसरा देखिए कोण B, यानी कि कोण B कितना है 70 डिग्री है, तो 70 डिग्री है कोण B, तो यहाँ पर कोण E है वो 70 डिग्री है, यानी कि कोण B है जो कोण E के बराबर है, कोण E के बराबर है। उसके बाद देखिए जो बच गया कोण C वो किसके बराबर हो गया, तो कोण C कितना है 60 डिग्री है, तो ये कोण D के बराबर है, तो कोण D के बराबर है। अब देखिए जो त्रिभुज बनेगा तो त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC क्या होगा, तो यहाँ पर FED हो गया, सॉरी यहाँ पर FED, यानी कि यहाँ इसको मिलाइएगा ABC, यहाँ पर क्या बना FED, यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए ABC समरूप होगा FED के बराबर, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों आप लोग कोण को एक साइड लिख करके आप लोग इसको 1 सेकेंड में बना सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो जब इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, बस देखना है कि ए के सामने कौन है, तो ए के सामने देखिए यहाँ पर 50 है तो ए के सामने एफ है, तो यहाँ पर देखिए ए के सामने क्या हो गया एफ हो गया। उस तरह से बी के सामने कौन है ई है, तो बी के सामने ई लिख देना है और सी के सामने कौन है डी है, तो सी के बाद डी लिख देना है। यानी कि इस तरह से इसको आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, इसको अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों इसको व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप ही लोग वीडियो को शेयर करेंगे। और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों और वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जा करके और भी वीडियो गणित का देख सकते हैं और गणित को आसान भाषा में समझ सकते हैं। और दोस्तों अगर आप लोग 400 से ज़्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप लोग जो वीडियो जितना भी वीडियो मैथ का अपलोड करेंगे उसको ध्यान से देखिएगा, आपको मैथ बिल्कुल आसान लगने लगेगा।